निकालें, शुरू करें। बंद कर दें जी। कल हम पढ़े थे पास पेपर का क्वेश्चन 5 किया था, एमसीक्यू नंबर 19 किया था। उम्मीद है फोटोकॉपी से आपने एमसीक्यूज ले लिए होंगे। क्वेश्चन 5 करें पास पेपर का। इसमें पॉइंट नंबर 4, इन सितंबर 2010 के अंदर RI डेवलप्ड जी, बनाया है, खरीदा है, बिजनेस एक्विजिशन में मिला है, गवर्नमेंट ग्रांट में मिला है या एक्सचेंज में मिला है, बनाया है। तो इन सितंबर 2010 RI ने डेवलप किया अ न्यू प्रोडक्शन प्रोसेस and capitalized it as an intangible asset at rupees 7 million. जी, सितंबर 2010। In September 2010, RI developed a new production process and capitalized it as an intangible at 7 million. भाई कैपिटलाइज पिछले साल हो चुका है, कैपिटलाइज्ड कितने 7 मिलियन पे, पिछले साल कैपिटलाइज हो चुका है। The new process is expected to have an indefinite life. अच्छा, अब बता दें पिछले साल क्या हमने इसको अमोर्टाइज किया होगा? क्यों नहीं अमोर्टाइज किया होगा? इसलिए कि इंडेफिनिट लाइफ, परचेज, गुडविल और डेवलपमेंट अंडर प्रोग्रेस, ये तीन चीजें अमोर्टाइज नहीं होती, इसलिए पिछले साल इसको अमोर्टाइज नहीं किया होगा क्योंकि इसकी लाइफ इंडेफिनिट थी। ड्यूरिंग 11 हमारे साल RI इनकट फर्दर डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, फर्दर डेवलपमेंट, हालांकि पिछले साल कैपिटलाइज हो चुका था पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस, कैपिटलाइज फर्दर डेवलपमेंट यानी कि और डेवलपमेंट की ऑन न्यू प्रोसेस विच मीट्स द रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया ऑफ एन इंटेंजिबल। जिसने रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया पूरा कर लिया, रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया का मतलब है इसकी कॉस्ट भी आपको बताया था, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया क्या होता है, इसकी कॉस्ट भी रिलायबली मेजर हो सकती है और उससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट भी आने हैं। अच्छा भाई, अंडरलाइन करें फर्दर डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। आपको एक चीज पढ़ाई थी सब्सीक्वेंट एक्सपेंडिचर, आपको एक चीज पढ़ाई थी सब्सीक्वेंट एक्सपेंडिचर। पास पेपर का ना क्वेश्चन 7 मुझे कॉपी करा के ला दो। तो आपको एक चीज पढ़ी थी सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर। जी भाई, इसमें कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि ये मेंटेनेंस के लिए किया है? बस कुछ भी नहीं लिखा हुआ। हाँ, एक बात लिखी हुई है जिससे बहुत अच्छी बात लग रही है, विच मीट्स द रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया फॉर कैपिटलाइजेशन, ये कैपिटलाइज होने के काबिल है। इसकी मिसाल क्या बन सकती है? एक बस थी जिसमें 50 कुर्सियां थी 2010 में, 11 में हमने फर्दर 20 कुर्सियां लगा ली। अब जाहिर बात है फर्दर 20 कुर्सियां भी रिपेयर के लिए नहीं है, वो उसको इन्हेंस करेंगी, तो जो 20 कुर्सियों के ऊपर खर्चा आया उसको कैपिटलाइज करेंगे। सिमिलरली हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस है इधर कोई, हाँ प्रोडक्शन प्रोसेस, मिसाल के तौर पे रायता बनाने का कोई तरीका है, तो वो नेस्ले वालों ने पिछले साल रायता डेवलप कर लिया था और उससे रायता बन भी रहा था, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बना भी रहा था, लेकिन 11 के अंदर हमने उस पर फर्दर डेवलपमेंट की। हमने उस जीरे रायते में थोड़ा जीरा बढ़ाया, नमक कम करके देखा टेस्ट कैसा है, तो वो और ज्यादा जो है वो बिक्री होने लगी इसकी। तो इसका मतलब है अब ये जो 3 मिलियन है, जब उसने लिख दिया कि ये रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया पूरा करे कैपिटलाइजेशन का,
तो इट विल ऑब्वियसली बी कैपिटलाइज्ड। अब इस 3 मिलियन की ट्रीटमेंट इस साल बतानी है क्योंकि 2011 का करना है आपने सवाल। तो लिखें द सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन 2011 अमाउंटिंग टू रुपीज 3 million meets the recognition criteria rupees 3 million incurred in 2011 meets the recognition criteria या further development expenditure of rupees 3 million incurred in 2011 meets the recognition criteria, so it will be capitalized as an intangible. फुल स्टॉप। अगली लाइन, आपने परसों सवाल किया था पास पेपर का क्वेश्चन 9, कितने लोगों ने किया था? हो गया था। फर्दर इट विल नॉट बी amortized because it has indefinite life। वो मैं अभी वो सफ़ा नहीं आपसे खुलवा रहा जिसमें सिखाया हुआ है कि थ्योरी के सवालों को कैसे लिखना है, वो सफ़ा कर जाके खुद ही खोल लीजिएगा। Further, it will not be amortized because it has indefinite life. However, it will be tested for impairment. आपको पता है जो intangibles indefinite life वाले होते हैं उनको impairment के लिए जरूर टेस्ट किया जाता है। ओके, पास पेपर क्वेश्चन 7 शुरू करें जी। पास पेपर क्वेश्चन 7, इसके रिक्वायरमेंट पढ़ें। नोट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना है। जब तक क्लास पूरी होती है मैं जरा इसका फॉर्मेट बना लेता हूं। Maybe note number 7. Its name is intangible. Brands, software, लाइसेंस। ओके, इधर आप एक दो कॉलम और भी शक छोड़ दीजिएगा जी। नोट कैसे बनते हैं IAS 16 वाला भी और ये वाला भी? कॉस्ट, बोले बोले, ओपनिंग, एडिशन,
डिस्पोजल और क्लोजिंग, रिवोल्यूशन नहीं है क्योंकि सफ़े के एंड पे लिखा हुआ है कि कॉस्ट मॉडल यूज कर रही है एंटिटी, अंडरलाइन कर लें, सफ़े के एंड पे लिखा हुआ है एंटिटी कॉस्ट मॉडल यूज कर रही है। accumulated amortization / impairment, opening amortization, अगर इम्पेयरमेंट लॉस हो ना इधर ही लिख देना है, इसे अलग से भी बनाया जा सकता है लेकिन इधर ही लिख देना है इम्पेयरमेंट लॉस, डिस्पोजल, क्लोजिंग। किधर है भाई, नहीं आया आज। यहां पर कैलकुलेट हम करेंगे बुक वैल्यू। ये इकबाल के अच्छे खासे शेर आप लोगों के लिए थे। बच्चे जो है वो रिजल्ट के चक्कर में भाग के चले गए और हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोई, फिर कहीं आप जैसे इस क्लास में आए हैं। ये आज आपको खरे खोटे की पहचान होगी अलग अलग। जी भाई, रिजल्ट इतना करीब तक किस चीज ने मजबूर किया आने पे? खड़े हो, इतना करीब रिजल्ट है, किस चीज ने मजबूर किया आने पे? घर नहीं गया, कब जाना है? अच्छा, क्यों खुशी घर जाके सुनोगे तो निकल जाओ आज ही। कहाँ पे है घर? भावलपुर। 7 घंटे 8 घंटे? 7, मैंने कहा 7:30 कहेगा। ओके चलिए जी, लेट्स स्टार्ट। पेज नंबर 1 निकाल ले, हैंड रिटन। पेज नंबर 1 हैंड रिटन। थ्री वाला तो याद होगा ना जबानी के 3 को अमोर्टाइज नहीं करना। पेज 3 तो याद होगा, 3 को अमोर्टाइज नहीं करना। पेज 3 तो याद होगा, बस 1 निकाल लें। ओके, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेन्स टू इंटरनेशनल एसोसिएट्स लिमिटेड। अच्छा, सवाल बड़ा खूबसूरत है और इसमें कुछ बातें बहुत गौर से पढ़ने वाली हैं, तो आप हजरात ने उन बातों को गौर से पढ़ना है ताकि आपको सवाल साथ साथ समझ आता रहे। इसमें थोड़ी बातें गौर तलब हैं, वो अगर आप मेरे साथ साथ पढ़ेंगे तो समझ आ जाएंगी। ब्रांड्स हैं हमारे पास, एक ब्रांड नहीं है, कई हैं। ब्रांड्स हैं हमारे, ये पहली गौर तलब बात थी जो मैंने आपसे कर दी। भाई नोट ना करो, भी फॉर्मेट छोड़ो, सवाल समझना जरूरी है। हमारे पास ब्रांड्स हैं, उनकी लाइफ 10 साल है, कॉस्ट ये है और अमोर्टाइजेशन ये है जी। नेक्स्ट, हमारे पास सॉफ्टवेयर है। अच्छा मेरे भाई, ये सॉफ्टवेयर है, सिर्फ एक ही है। हमारे पास
लाइसेंस है, ये एक ही है। ये सबसे ज्यादा गौरतलब बात थी इस सवाल में। ब्रांड्स एक से ज्यादा हैं, सॉफ्टवेयर हमारे पास एक ही है और लाइसेंस हमारे पास एक ही है। कितने सॉफ्टवेयर है? एक। कितने लाइसेंस हैं? एक। इसको कहते हैं ओपनिंग। क्यों, मुझे कैसे पता चला? सवाल की रिक्वायरमेंट 30/16 है। सवाल की रिक्वायरमेंट 30/16 है, तो ये बैलेंसेस 30/15 के हैं। तो ये पिछले साल के आखिरी दिन के बैलेंसेस हैं जी। इनको हम ओपनिंग बनाते हैं। ऐसे ही अपने समझने के लिए लिख रहा हूं, वैसे ये पेपर में लिखना नहीं आपने। 1 जुलाई 15, तो क्लोजिंग बैलेंस कब का आ जाएगा? 30/16। फिर नोट बन जाएगा। Okay. Details of expenses incurred on a project to improve production process. ये क्या होता है? Expenses incurred on a project are as follows. ये प्रोजेक्ट खरीदते हैं हम? नहीं, प्रोजेक्ट क्या मतलब खरीदा जाता है? प्रोजेक्ट तो किया जाता है। आप बता दें ये खर्चे, नीचे भी देख लें, नजर मार लें, ये खर्चे किसी अरसे पे स्प्रेड हैं या ये खर्चे किसी खास दिन को हुए हैं? अगर अरसे पे स्प्रेड है तो बताएं, इज इट एन एक्वायर्ड एसेट और इज इट एन इंटरनली जनरेटेड एसेट? इंटरनली जनरेटेड एसेट। ओके, उंगली रखें प्रोडक्शन प्रोसेस पे। अच्छा भी हैंड रिटन सफे आपके सामने है। पेज 1 आप में ज्यूम कराऊं, आपके सामने खुला हुआ है। पेज 1 आपके सामने हैंड रिटन खुला हुआ है। पेज 1 अगर आपके सामने खुला हुआ है तो मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा, इज इट एन एक्वायर्ड? नो। राइट साइड पे आ जाए पेज 1 की, इज इट एन इंटरनली जनरेटेड? सेट ए, क्या ये गुडविल, ब्रांड, मैसेज, पब्लिशिंग टाइटल या कस्टमर लिस्ट है? क्या ये अदर्स है? अदर्स में ये क्या है? प्रोडक्शन। अदर्स की तो हजारों लिस्ट हैं, आपने क्या याद करना है? सिर्फ 5। तो क्या उन 5 में आ रहा है? तो सेट बी में आपने देखा डैश 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 लगा हुआ नीचे। सेट बी में तो हजारों एसेट्स आ सकते हैं। सेट बी में हजारों, सिर्फ 5 इंटरनली जनरेट करें तो इंटेंजिबल नहीं है, बाकी सारे इंटरनली जनरेट करें तो इंटेंजिबल हैं। वो सफा आपके सामने है। इस बुनियाद पे डिसाइड हो गया ये इंटेंजिबल है। अब नीचे एक डब्बा बना हुआ है, फिर इसकी डेवलपमेंट की फेज भी होगी, रिसर्च की फेज भी होगी, और नीचे फिर इसके खर्चे भी रिकॉर्ड होंगे। रिसर्च डेवलपमेंट को सारा अलग भी करना पड़ेगा। तो अब आप मुझे बता दें, इज इट एन इंटेंजिबल और नॉट एन इंटेंजिबल? इट इज एन इंटेंजिबल। इट इज एन इंटेंजिबल। ओके, अब आ जाए वापस पॉइंट 2। पेज को छोड़ें। डिटेल्स ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन प्रोजेक्ट आर एज फॉलोज। ये नहीं पता चल रहा कि प्रोजेक्ट शुरू कब हुआ। ये नहीं पता चल रहा कि प्रोजेक्ट शुरू कब हुआ। पहली बॉर्डर लाइन नहीं पता चल रही। लेकिन एक बात पता चल रही है कि मार्च को प्रोजेक्ट खत्म हो गया है। मार्च को साइंसदान को आखिरी तनख्वाह, मैंने तो नीचे लाइनें 3 पढ़ी नहीं, मुझे नहीं पता 3 लाइनों में क्या लिखा हुआ है। मैं तो आपसे एक जनरल बात कर रहा हूं। हमारा ईयर एंड नजर मारे क्या है? 30/16। एंड व्हेन द लास्ट पेमेंट वाज मेड टू साइंटिस्ट्स? मार्च 16। तो व्हेन अवर प्रोजेक्ट कंप्लीटेड? व्हेन इट स्टार्टेड? आई डोंट नो। व्हेन इट स्टार्टेड? आई डोंट नो। ओके, अप टू जून 15 का क्या मतलब है? नीचे नजर मारें। अप टू जून 15 पता है उसने क्यों लग दी है? ये पिछले साल खर्चा हो चुका है। आपको पता है बिल्डिंग बनते बनते 3-4 साल लग जाते हैं। तो अप टू जून 15, जिन्होंने टैक्स पढ़ा उनको तो ज्यादा पता है, जून पे ईयर एंड हो जाता है। हमारा सवाल का ईयर एंड जून है, वो तो बड़ा कंफर्टेबली बात को पकड़ लेते हैं। अप टू जून 15 ये पिछले साल तक का खर्चा है। जुलाई 15 से लेकर मार्च 16, आगे आपने लिखा 9 मंथ्स। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ्स। 9 मंथ्स में कितना खर्चा हुआ है? और पिछले सालों में? अच्छा, पहली लाइन पढ़े, डिटेल ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड, अंडरलाइन कर लें एक्सपेंसेस इनकर्ड।
यहां से पता नहीं चला कि ये रिसर्च है या डेवलपमेंट है, वेट कर लेते हैं। बट एक चीज मुझे आगे जाने से पहले बता दें, पिछले साल साइंसदानों को कितनी तनख्वाहें दी? इस साल 9 महीने कितनी दी? इस साल किस वक्त वो चले गए? ओके, expenses were incurred during the above period. Expenses were incurred evenly during the above period. आगे ना जाए, इसका मतलब बताएं। ये जो 45 है ये कितने महीने का है? अगर इसको 9 से डिवाइड करके 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 महीने का आ जाएगा, 1 महीने का आ जाएगा। क्लियर होगी? इसका मतलब एक्सपेंसेस आर इनकर्ड इवनली ड्यूरिंग द पीरियड। क्योंकि जहन में सवाल आ सकता ना, ये जो 45 है, पता नहीं शुरू के महीनों में ज्यादा तनख्वाह मांगी हो, एंड पे उन्होंने कम तनख्वाह मांगी हो। कहते हैं नहीं, एक्सपेंसेस आर इनकर्ड इवनली। ऑन 30 सितंबर 15 it was established that project is commercially viable. अच्छा, the new process became operational from यकम अप्रैल 16 and it is anticipated that, बस छोड़ें, it is anticipated that को छोड़ें। Project started probably last year. Project started up to जून 15 इतना खर्चा हुआ है ना, लेकिन कब से होना हो रहा है पता नहीं। ठीक है, आप किसी घर में गए तो घर में शादी हो रही थी, तो शादी की तैयारियां चल रही थी, आपने पूछा कितना खर्चा हो गया, उन्होंने कहा अब तक तो 6 लाख हो गया है। अब आप बता सकते हैं कि कब से हो रहा है? ये नहीं बता सकते। फिर आप पूछेंगे कब से हो रहे हो, कहेंगे या 4 महीने से चीजें खरीदनी शुरू कर रहे हैं, 4 महीने हो गए। तो अप टू 15 का मतलब है कि 15 तक कितना खर्चा हो चुका है, यानी पिछले सालों में, हो सकते पिछला 1 साल हो, पिछले ज्यादा साल हो। तो प्रोजेक्ट, ये बेसिक डाटा सवाल का, प्रोजेक्ट शुरू कब हो चुके हैं? प्रोबेबली लास्ट ईयर। अच्छा जी, अब सवाल के अंदर मुझे जो है वो जो डेट्स मिल रही हैं वो मिल रही हैं मार्च 16, 30 सितंबर और यकम अप्रैल। मेरे लिए यकम अप्रैल और मार्च 16 एक ही डेट है, इनमें कोई फर्क नहीं है, क्योंकि मार्च 16 31 होगी तो फिर यकम अप्रैल एक ही डेट है। पीछे जो सवाल में डेट्स बच गई वो क्या बच गई? देखिए एक बात सुनिएगा, जुलाई 15 सवाल में रेलिवेंट डेट नहीं है। मैं यहां व्हाइट बोर्ड पे जुलाई 15 नहीं लिखूंगा। क्यों? अप टू जून 15 का मतलब है पिछले साल से चलता आ रहा था, साल का एंड आ गया, इस साल भी चलता रहा। तो जुलाई 15 को कोई ऐसा इवेंट तो नहीं हुआ कि रिसर्च शुरू हो गई या डेवलपमेंट शुरू हो गई या आर से डी पे चले गए, ऐसी कोई बात नहीं हुई। बस जुलाई को साल खत्म हो गया था, जिसके वजह से उसने पिछले साल का खर्चा अलग दे दिया और इस साल का खर्चा अलग दे दिया, और उसका कोई मकसद नहीं था। इसलिए जुलाई मेरे लिए सिर्फ ईयर का स्टार्ट है। तो ईयर का स्टार्ट लिखने का क्या फायदा? मैं तो आइडेंटिफाई करना चाह रहा हूं आर रिसर्च कहां है, डेवलपमेंट क्या है, अच्छी वाली डेवलपमेंट क्या है, बुरी वाली डेवलपमेंट कहां है। ओके, एक्सपेंसिव इनकम इवनली ऑन 30 सितंबर। अब हमारे पास डेट्स 2 ही बच गई हैं, 30 सितंबर और यकम अप्रैल। अगर आप कहीं 31 मार्च क्यों नहीं बची, तो 31 मार्च यकम अप्रैल एक ही चीज है। ओके, प्रोजेक्ट स्टार्टेड प्रोबेबली लास्ट ईयर, यकम अप्रैल 16 और 30 सितंबर 15। 30 सितंबर 15 को इट वाज एस्टेब्लिश्ड दैट प्रोजेक्ट इज commercially viable. यकम अप्रैल 16, the new process became operational from यकम अप्रैल 16। process became operational या process is still developed? became operational का क्या मतलब है? उस प्रोडक्शन प्रोसेस से जो चीजें बनानी थी वो प्रोडक्ट बन के मार्केट में बिकनी शुरू हो गई हैं। प्रोसेस became operational यानी डेवलपमेंट क्या हो गई होगी फिर? मुकम्मल। वैसे ये तो 31 मार्च 16 की डेट से भी पता चल रहा है कि डेवलपमेंट क्या हो गई है, मुकम्मल। बॉर्डर एंड कब हो रहा है? सवाल इतना वाजे है कि इससे वाजे सवाल कभी नहीं आया कि में इतना वाजे है कि आखिरी साइंसदान को कब तनख्वाह दी, डब्बे में लिखा हुआ है आखिरी दफा खर्चा कब हुआ? मार्च 16 में। अब आप मुझे बता दें ये इस अरसे के खर्चे को क्या करेंगे और इस अरसे के खर्चे को क्या करेंगे? इसको क्या करेंगे और इसको क्या करेंगे? प्रोजेक्ट शुरू हुआ, इस दिन कमर्शियली वायबल हुआ, इससे पहले ये प्रोजेक्ट कमर्शियली वायबल नहीं था। मार्केट इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, शायद मार्केट ने कहा नहीं।
अब कमर्शियली हमने पूछा लोगों से तो प्रोजेक्ट उन्होंने कहा हाँ हाँ ठीक है ये चलेगा, लेकिन हम फिर भी खर्चा करते रहे और खर्चा जगह में अप्रैल 16 तक किया। अब आप बताएं भाई इस अरसे के खर्चे को क्या करेंगे? ना उसने पूरे सवाल में रिसर्च का लफ्ज यूज किया है, ना पूरे सवाल में डेवलपमेंट का लफ्ज यूज किया है। तो ठीक है फिर डेवलपमेंट ही चल रही होगी, शायद ये बुरी वाली डेवलपमेंट हो। इससे पहले क्या था प्रोजेक्ट? इस अरसे का नाम बोले, नॉट कमर्शियली वायबल, बोले बोले। और इसका आप बता दीजिए किसको कैपिटलाइज करें? इस अरसे को कैपिटलाइज कर दें और हमारे साल के ये वाले महीने और पिछले सालों के सारे महीने उनको क्या कर दें? एक्सपेंस आउट कर दें। इसको हम एक्सपेंस आउट करेंगे और इसको कैपिटलाइज। अच्छा आपने नोट किए, वैसे बड़ा आसान है सवाल को पकड़ना। 2-3 डेट्स लिखते हैं, खुद ही पता चल जाता है ये वाला खर्चे में जाना है और ये वाला एसेट में जाना है। ऐसा नहीं होगा कभी कि पेपर में उल्टा हो, पहले कैपिटलाइज कर दो बाद में एक्सपेंस आउट कर दो। तो 2-3 डेट्स आपने पकड़ा करनी है, वहीं से आपको पता चल जाया करेगा ऊपर वाला खर्चे में डालना है, नीचे वाला कैपिटलाइज करना है। जी मैंने आपको क्या कहा था? मैंने आपको एक बात कही थी, मैंने आपको कहा था बॉर्डर्स पहले ढूंढने हैं। बॉर्डर्स का मतलब है पहले साइंसदान को पहली दफा पहले दिन कब बुलाया और आखिरी साइंसदान को आखिरी दफा आखिरी दिन कितनी तनख्वाह दी। इस सवाल में बॉर्डर्स में पहला बॉर्डर अवेलेबल नहीं है। पहले बॉर्डर में कहा था जून 15 तक कितना खर्चा हो गया, तो प्रोबेबली लास्ट ईयर स्टार्ट हुआ होगा प्रोजेक्ट। और बॉर्डर का एंड पता है क्या? मार्च 16 को कह रहे आखिरी साइंसदान को फारिग कर दिया, ये बॉर्डर हो गया। बॉर्डर के दरमियान सवाल में सिर्फ एक ही डेट अवेलेबल है, वो जुलाई 15 की नहीं है। मैंने आपको कहा जुलाई 15 को इग्नोर करें। जुलाई 15 को व्हाट हैपेंड, कुछ भी नहीं लिखा हुआ सवाल में, वो तो साल खत्म हो गया था जिसकी वजह से उसने जुलाई अलग से दे दिया। तो जुलाई 15 इज नॉट रेलिवेंट, रेलिवेंट इज 30 सितंबर 15। ओके अब आप मुझे बता दें 2015 एंट्री ऑलरेडी पास्ड। हम तो 16 में खड़े हैं ना, 16 में एंट्रीज टू बी पास्ड। चलें जी 15 में एंट्री ऑलरेडी पास बताएं। 30 जून 15 तक जो खर्चा हुआ 20 का, 30 जून 15 तक खर्चा, 30 जून 15 छोड़ो 30 सितंबर 15 तक हमने एक्सपेंस में डालने का सोचा हुआ है। 30 जून 15 तो दूर की बात। तो पिछले साल क्या एंट्री हुई होगी जी? कितने से? 20 से। ओके एंट्रीज टू बी पास्ड 16 में क्या एंट्रीज होनी है? 16 के अंदर भाई 45 को स्प्लिट करना पड़ेगा, आपको पता है 45 को स्प्लिट करना पड़ेगा। साबित करें 45 9 महीने का है। लेफ्ट पे पीरियड लिखा हुआ है, लेफ्ट पे क्या लिखा हुआ है? पीरियड लिखा हुआ है। अच्छा एक और मजे की बात सुने, जो इंटरनली जनरेटेड एसेट होगा उसमें लफ्ज पीरियड लिखा होगा और जो एक्वायर्ड एसेट होगा उसमें डेट ऑफ परचेज लिखी होगी। एक्वायर्ड एसेट होता तो लफ्ज लिखा होता डेट ऑफ परचेज, लेकिन जो खुद बना रहे हैं, देखिए आपने घर खरीदा तो अगले को क्या बताएंगे? डेट ऑफ परचेज। घर बनाया अगले को बताएंगे अरसा, 6 साल लगे बनाने में, 3 साल लगे बनाने में, अरसा। तो पीरियड का क्या मतलब है? अरसा। पीरियड से ही पता चल गया ये खरीद रहे हैं या बना रहे हैं एसेट, बना रहे हैं जी। एंट्रीज टू बी पास्ड 45 की एंट्री मैंने आपको कई दफा करवाई हुई है। एक्सपेंस डेबिट इंटेंजिबल कैश क्रेडिट 45 डिवाइडेड बाय 9 months multiplied by 3 months. Expenses are incurred evenly. बैलेंसिंग निकाल लिया करें, 2 दफा कैलकुलेशन क्यों करनी? 30 इसको इंटेंजिबल में डाल दें। ये वर्किंग नहीं है, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए एंट्रीज करवाई जा रही हैं, ये वर्किंग नहीं है। ऊपर आप लिख सकते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग। एंट्रीज भी करेंगे, नोट भी बनाएंगे, इतना टाइम नहीं होता पेपर में।
जी अब थोड़ी सी टेंशन चाहिए मुझे आपकी, आगे पढ़ने दें फिर नोट करने का टाइम देता हूं। द न्यू प्रोसेस बिकेम ऑपरेशनल विद इफेक्ट फ्रॉम यकम अप्रैल 16। नया प्रोसेस यकम अप्रैल 16 से ऑपरेशनल हो गया है। ऑपरेशनल का क्या मतलब है? अभी भी साइंसदान बैठे हुए हैं, उनको तनख्वाहें दी जा रही हैं, या साइंसदानों को फ्री करके प्रोडक्शन शुरू हो गई है फ्रॉम यकम अप्रैल 16। एंड इट इज एंटिसिपेटेड दैट, और ये अंदाजा लगाया जा रहा है, इट विल जनरेट अ कॉस्ट सेविंग ऑफ 10 मिलियन पर एनम फॉर अ पीरियड ऑफ 10 years। 10 साल के लिए ये 10 मिलियन की कॉस्ट सेविंग करके देंगे। जी सफे के एंड पे आए, पॉइंट 6। IEL uses cost model to value its intangible and amortize them on straight line basis। और amortize करने straight line base पे। अच्छा भाई, इसमें ना हमारे पास 2 amortization method अवेलेबल हो सकते थे। एक amortization method अवेलेबल हो सकता था cost saving का, और एक amortization method अवेलेबल हो सकता था straight line। आप कहेंगे जी हमने तो इंट्रो FR1 में कभी नहीं पढ़ा कॉस्ट सेविंग का अमोर्टाइजेशन, कॉस्ट सेविंग की डेप्रिसिएशन, वो कैसे होती है? नहीं भाई, इससे मिलती जुलती 1000 चीजें आपने पढ़ी हुई हैं। आपको FR1 इंट्रो में पढ़ाया जाता था यूनिट्स प्रोड्यूस मेथड। 50 यूनिट प्रोड्यूस किए, ज्यादा डेप्रिशिएट कर दो। अगले साल 30 यूनिट प्रोड्यूस किए, कम डेप्रिशिएट कर दो। अगले साल 20 यूनिट प्रोड्यूस किए, कम डेप्रिशिएट कर दो। स्ट्रेट लाइन कहता था नहीं, मैं तो बराबर डेप्रिशिएट करूंगा। तो ये थोड़ा सा फर्क था यूनिट्स प्रोड्यूस और स्ट्रेट लाइन में। सिमिलरली अगर इस सवाल में 10 मिलियन कॉस्ट सेविंग होती पहले साल की, दूसरे साल की 8 मिलियन होती, तीसरे साल की 4 मिलियन कॉस्ट सेविंग होती, और सफ़े के एंड पे पॉइंट 6 में लिखा होता कि इन पॉइंट 2 यू आर रिक्वायर्ड टू यूज द कॉस्ट सेविंग मेथड ऑफ अमोर्टाइजेशन, फिर यूनिट्स प्रोड्यूस मेथड की तरह आप उसको कर लेते हैं। इसकी रिवीजन हमने करनी है IAS 8 के अंदर, ताकि उसमें कॉस्ट सेविंग मेथड तो नहीं यूज होगा अमोर्टाइजेशन का, उसमें सेल्स मेथड यूज होगा। सेल्स मेथड भी एडेप्शन का, जिस साल ज्यादा सेल ज्यादा डेप्रिशिएट, जिस साल कम सेल कम डेप्रिशिएट, जिस साल बहुत कम सेल बहुत कम डेप्रिशिएट। तो इसलिए मेरे भाई 10 मिलियन की कॉस्ट सेविंग को काट दें, क्योंकि सफ़े के एंड पे कॉस्ट सेविंग मेथड यूज करने को नहीं कह रहा। सफ़े के एंड पे कौन सा मेथड यूज करने को कह रहा है? स्ट्रेट लाइन मेथड। इसलिए कॉस्ट सेविंग मेथड यूज नहीं करना। कॉस्ट सेविंग मेथड भी एक डेप्रिसिएशन का मेथड है जो दुनिया में चलता है, लेकिन सवाल क्या कह रहा है अदर इंफॉर्मेशन में एंड पे जाके कि हमने कौन सा मेथड यूज करना है? स्ट्रेट लाइन। और हमने सारे एसेट्स को किस पे रखना है? कॉस्ट मॉडल पे। अगर किसी की फेयर वैल्यू दे भी दे तो पेपर में इग्नोर करनी है, क्योंकि पॉइंट 6 वाजे कह रहे हैं इस ऑर्गेनाइजेशन ने IAL यूजेस लिखा हुआ है, किसी खास एसेट के लिए बात नहीं हुई। IAL यूजेस किसी खास एसेट की बात नहीं कर रहा। पूरी ऑर्गेनाइजेशन सारे एसेट को कॉस्ट पे रखेगी, पूरी ऑर्गेनाइजेशन सारे एसेट को स्ट्रेट लाइन पे अमोर्टाइज करेगी। कॉस्ट सेविंग मेथड इस वक्त नहीं हम यूज कर सकते, इसलिए 10 मिलियन को काट दें। अब बताएं अमोर्टाइजेशन किस मेथड पे करेंगे? स्ट्रेट लाइन। जी बता दें। व्हेन प्रोसेस बिकेम ऑपरेशनल? अप्रैल मई जून। जी अमोर्टाइजेशन डेबिट, अकामुलेटेड अमोर्टाइजेशन क्रेडिट। करेंगे कैलकुलेटर ऐसे क्या देख रहे हैं ऊपर? 30 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय चलें जी, तरतीब से चलें। इधर देखें ऊपर, इसको मैं ब्रॉड डाउन बना दूं। देखें ये तो बना ही नहीं हुआ, एक कॉलम हमें बनाना पड़ेगा। प्रोडक्शन प्रोसेस, इसको डाल दूं ब्रॉड डाउन में ना? भाई ब्रॉड डाउन कैसे हो सकता है? हम तो इंटेंजिबल एसेट्स का नोट बना रहे हैं, ये तो इंटेंजिबल ही नहीं है। नोट में क्या जाएगा? सिर्फ एसेट की कॉस्ट और एसेट की अमोर्टाइजेशन। बोले नोट में क्या जाएगा? एसेट की कॉस्ट और एसेट की अमोर्टाइजेशन। एक्सपेंसेस को, अच्छा ये जो टोटल होगा, एक टोटल का कॉलम बनेगा, टोटल का, ये बैलेंस शीट में जाएगा, ये बैलेंस शीट में जाएगा। ये सारे इंटेंजिबल्स हैं, ये बैलेंस शीट में टोटल जाएगा। ये जो बैलेंस शीट में टोटल जाएगा, क्या इसमें रिसर्च पड़ी होनी चाहिए? नो। क्या इसमें बुरी बुरी डेवलपमेंट पड़ी होनी चाहिए? नो। क्या इसमें ट्रेनिंग पड़ी होनी चाहिए? नो। क्या इसमें एडवर्टाइजमेंट पड़ी होनी चाहिए? नो। इसमें सिर्फ एडिशंस में
एडिशंस की फिगर में इस साल डेवलपमेंट पड़ी होनी चाहिए अच्छी वाली, ट्रायल रन पड़ी होनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन कॉस्ट पड़ी होनी चाहिए, टेस्ट रन कॉस्ट पड़ी होनी चाहिए। समझ आ रही है बात की? तो नोट में कौन सी फिगर्स जाया करेंगी, जो एक्सपेंस आउट होनी है या जो कैपिटलाइज होनी है? कैपिटलाइज होनी है। ओके चलें जी, मैं एक एक तरतीब से पूछ रहा था चीजें। इसको एक्सपेंस में लेके जाऊं या एसेट बनाऊं? तो ये तो पिछले साल एक्सपेंस में जा चुका है, इससे हमें कोई कंसर्न नहीं। अच्छा, इस साल का 15 एक्सपेंस में लेके जाएं या एसेट बनाएं? इस साल का 30 एक्सपेंस में लेके जाएं या एसेट बनाएं? एसेट बनाएं। अच्छा, ये पिछले साल तो था नहीं। आप कहेंगे पिछले साल था, नहीं था भाई, पिछले साल जो था वो खर्चा था, क्योंकि उसको कमर्शियली वायबल नहीं था। पिछले साल तो खर्चा था 20 का, वो एसेट तो बनाया ही नहीं। एसेट कितना बनाए, 20 को, 45 को या सिर्फ 30 को? सिर्फ 30 को, एडिशन के नाम से। इस साल एडिशन के नाम से 30, और इसकी अमोर्टाइजेशन 0.8। How you will do all of this in paper? पेपर में कैसे करना है उसका तरीका देख ले। पॉइंट 2 पढ़ें। आप पेपर में बैठे हुए हैं, पहली दफा ये एडजस्टमेंट पढ़ रहे हैं, 1 मिनट के लिए नोट ना करें। डिटेल्स ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन अ प्रोजेक्ट आर एज फॉलोज। पीरियड, जैसे ही आपने रस पढ़ा ना पीरियड, आपने कहा ये किसी खास दिन को चीज नहीं खरीदी, ये तो खुद बना रहे हैं। अप टू जून 15, आपने एकदम नीचे नजर मारी, आपको पता है ना आपकी उकाबी निगाहें नीचे नजर मारी, अच्छा ये पिछले साल का खर्चा है, ठीक है ओके। आगे जुलाई 15 से ठीक, हमारे साल में 9 महीने खर्चा हुए, ठीक है समझ आ रहा है, इस वजह आना है पेपर आएगा। आगे एक्सपेंसेस वर इनकर्ड इवनली ओवर द पीरियड, ठीक है। 30 सितंबर 15 इट वाज एस्टेब्लिश्ड दैट प्रोजेक्ट इज कमर्शियली वायबल, इसका मतलब है सितंबर से पहले वायबल नहीं थी, ठीक है। और प्रोसेस ऑपरेशनल हो गया 1 अप्रैल को, हाँ ऊपर भी लिखा हुआ था कि मार्च में चले गए, इतना आसान पेपर बना दिया। न्यू प्रोसेस बिकेम ऑपरेशनल विद इफेक्ट ऑन 1 अप्रैल। अच्छा अब उंगली रखी 20 पे, इस वक्त तो कमर्शियली वायबल नहीं था, ये तो एक्सपेंस में है। सवाल में नोट मांगा हुआ है, हाँ ये नोट में क्यों जाएगा, ये तो एसेट नहीं है। अच्छा चलो आगे 45, ये ओ हाँ ये 9 महीने का खर्चा है, और नीचे 30 सितंबर 15 लिखा हुआ है। अच्छा जुलाई अगस्त सितंबर, इस वक्त तक तो कमर्शियली वायबल नहीं था, ये तो एक्सपेंस में जाएगा। हाँ बाकी 6 महीने का ना ये कैपिटलाइज होगा। अब आप क्या करेंगे, अब आप यहां पर लिख देंगे ऐसे ही समझने के लिए 1, और ऐसे सर्कल लगा देंगे 1, और 1 लिख के वर्किंग्स कर लें, जो मर्जी कर लें। 1 मल्टीप्लाइड बाय इज इक्वल टू, लो जी 7 लगा हुआ है, एंट्रियां करने, 30 को कैपिटलाइज करते हैं। चल भाई आगे रशीद, चल आगे यार, आगे की है। अच्छा कॉस्ट सेविंग हो रही है 10 मिलियन की, लाइफ है 10 साल, 0.6 पर रशीद। ओ हाँ स्ट्रेट लाइन लगाने, चलो ठीक है। 30 डिवाइड बाय 10 इंटू 3 बाय इज इक्वल टू,
कुछ किताबों में यहाँ ए और बी भी लिखा होता है, बट ठीक है, ये कैलकुलेशंस है, ये यूजर को बना के नहीं देनी हमने पब्लिश फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अपने समझने के लिए है। तो इट इज हाउ यू विल सेव द टाइम इन पेपर। आई हैव एक्सप्लेन्ड इट वेरी क्लियरली टू यू। It is how you will save the time in paper. Instead of doing all this, you will think and you will post. But you are supposed to show the, इसको मिटाएं, adjustment खत्म हो गई। But you are supposed to show the calculation, वरना मार्क्स कटेंगे। 30 ज़बानी लिखेंगे, मार्क्स कटेंगे। 0.8 ज़बानी लिखेंगे, मार्क्स कटेंगे। You are supposed to show the calculations। ये कैसे निकला? चलें जी, ये सब नोट है? ना ना ना, कभी नहीं है भाई, नहीं सब नोट नहीं है। एग्जामिनर को मैं बता रहा हूँ वर्किंग 1 वर्किंग 2, इसके ऊपर शायद वर्किंग का लिख दीजिएगा, वर्किंग 1 वर्किंग 2 में जाके देख लो, मैंने शॉर्टकट्स में फिगर निकाल लेनी है। अच्छा, कुछ लोगों की स्टिल आदत होती है जो बहुत बुरी आदत है, FR1 में भी कर रहे होते हैं वर्किंग, ये 2 शुरू की ना, ऊपर लिखा अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस फॉर द ईयर। ओ भाई, उसने नोट मांगा है, उसने नोट मांगे तो वो आपकी वर्किंग का रेफरेंस देख के जज कर लेगा कि यू आर कैलकुलेटिंग अमोर्टाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस। अब आप हेडिंग में अमोर्टाइजेशन ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस इज एज फॉलोज, तो भाई ये जब आपने 2 लिख दिया तो उसको पता है ये प्रोडक्शन प्रोसेस की अमोर्टाइजेशन है। इधर लिख रहे होंगे कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड, उसे पता है ये एडिशन को कैपिटलाइज ही कर रहा है। बहुत बड़ी बात आज आपको पता चली। तो वर्किंग की हेडिंग देनी नहीं जरूरी होती, वर्किंग का रेफरेंस ही वर्किंग की हेडिंग होती है। जी जी जी, प्रोडक्शन कैसे स्टार्ट हुई, फिर मार्च 16 तक आपने तनख्वाहें किस चीज की दी हैं? दिस इज माय क्वेश्चन। ऊपर देख लो डिटेल्स ऑफ एक्सपेंसेस इनका, फिर मार्च 16 तक उनको क्यों बिठाए रखा है? इनका बिल्कुल ये सवाल सही है, जहन में सवाल पेपर में आता है कि 30 सितंबर को शायद कमर्शियली वायबल हो गया, कमर्शियली लॉन्च नहीं हुआ। मैंने कहा था, मैंने एक दिन एक सफ़ा दिया था आपको, हेडेड ऑन पेज नंबर 1, कमर्शियली लॉन्च नहीं हुआ। कमर्शियली लॉन्च होता तो फिर और बात थी। और मेरे भाई ये पेपर में गलती हो नहीं सकती, इन्होंने जो सवाल पूछा है इनके जहन में पेपर में ये सवाल आ भी जाता तो अगला सवाल ये आना था फिर मार्च तक साइंसदानों को क्यों बिठाए रखा है अगर प्रोडक्शन शुरू हो गई है? इसका मतलब है कि मार्च तक बिठाए रखे, बीच में एक दिन ऐसा आया था जिससे ऑनवर्ड खर्चे कैपिटलाइज करने हैं। जिसके जहन में ये आएगा पेपर में कि 30 सितंबर से प्रोडक्शन शुरू हो गई है चीज की, वो फौरन सोचेगा फिर मार्च तक क्या करते रहे हैं वो लोग। ओके, पॉइंट 3 हो FR1 रिवाइज होने लगी है, पढ़ लें, खुद ही पढ़ लें। जी जी भाई, सेपरेट एक्विजिशन है, ये एक्सचेंज ऑफ एसेट है। ये रिप्लेस है, एक्सचेंज और रिप्लेस में फ़र्क होता है। रिप्लेस का मतलब एक्सचेंज नहीं होता, रिप्लेस लिखा हुआ है। एक्सचेंज ये होती है पुराना एसेट उसी दुकान पे दिया, उसी दुकान से नया एसेट लिया, उसी दुकानदार को बकाया पैसे दे दिए, ये होती है एक्सचेंज। रिप्लेस होती है पुरानी चीज़ फारिग कर दी, बेच दी, फारिग कर दी, फेंक दी, ज़रूरत पड़ी नई चीज़ की, जाके नई चीज़ लेके आ गए। रिप्लेस जगह खाली थी, यार इधर क्या पड़ा होता था, ओ हाँ इधर मशीन, जाओ खरीद के लाओ, रिप्लेस कर दी, हाँ जी रिप्लेस कर दी, पुरानी बेच के नहीं ले आया। मतलब ये नहीं कि एक्सचेंज की, एक्सचेंज में ये होता है कि पैसे भी उसी बंदे को आप देते हैं जिससे नहीं ले रहे होते हैं। यहाँ ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, एक्सचेंज नहीं है ये। रिप्लेस कुछ भी नहीं है। रिप्लेस में क्या होगा लिखें, रिप्लेस का मतलब क्या होता है, फर्स्ट डिस्पोजल देन एक्विजिशन, पहले डिस्पोजल की एंट्री कर लें फिर एक्विजिशन की, बस
पहले डिस्पोजल की एंट्री कर लेंगे फिर एक्विजिशन की। ऑन यकम अगस्त 2015 IEL एंटर्ड इनटू एग्रीमेंट। मेरे भाई एग्रीमेंट में एंटर होने की डेट पे कोई एंट्री नहीं होती जब तक चीज ना आ जाए। I agree to buy AC after 2 months. No journal entry. No journal entry. मैंने सोचा AC 2 महीने बाद, जब 2 महीने बाद अगर पैसे दे दूं उस दिन एडवांस वो और बात है, फिर भी एसेट की एंट्री नहीं होती, वो एडवांस की एंट्री होती है। On यकम अगस्त 2015 IEL entered into an agreement to acquire ERP software which would replace its existing accounting software. अब बच्चे थोड़े परेशान हुए थे कि एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर कौन सा वाला, तो ये उन लोगों को समझ आ गई थी बात जिन्होंने ऊपर सॉफ्टवेयर का लफ्ज पढ़ा था कि वो है ही एक। कुछ परेशान हो गए थे पता नहीं कौन से वाले बिके हैं, अब वो समझ रहे थे ऊपर काफी सारे सॉफ्टवेयर पड़े हैं, उनमें से कौन सा वाला कितने वाला बिका। 80 मिलियन के पड़े हैं ना ऊपर, 80 मिलियन नहीं ऊपर 80 का एक ही है। तो ये इस सवाल की एक ब्यूटी थी, ऊपर सॉफ्टवेयर का लफ्ज लिखा हुआ था। तो द न्यू सॉफ्टवेयर became operational on यकम अप्रैल 16। IEL incurred following expenditure in respect of ERP software। अच्छा, अब ये ना कहिएगा became operational है तो ये भी पहले बनता रहा होगा भाई। परचेज प्राइस या एक्सपेंसेस incurred evenly? परचेज प्राइस। तो ये तो सिंपल खरीदा हुआ एसेट है, एक्वायर्ड। अच्छा जी, अब अगर आपके सामने हैंड रिटन सफा खुला है तो लेफ्ट साइड पे आ जाए। ये कौन सा एसेट है? पॉइंट ए, एक्वायर्ड। एक्वायर्ड को हमेशा क्या कहना है? ऑलवेज इंटेंजिबल। ये हमेशा ही इंटेंजिबल है। खरीदा हुआ हमेशा इंटेंजिबल है। खुद बनाए हुए 5 इंटेंजिबल नहीं है, बाकी इंटेंजिबल है। ऐसा ही है ना, खरीदे हुए सारे इंटेंजिबल हैं और खुद बनाए हुए 5 नहीं है इंटेंजिबल, बाकी सारे इंटेंजिबल हैं। ओके, द न्यू सॉफ्टवेयर बिकेम ऑपरेशनल ऑन यकम अप्रैल 16। नया सॉफ्टवेयर यकम अप्रैल 16 को ऑपरेशनल हो गया। अच्छा भाई, अब आप मुझे बता दें कि न्यू सॉफ्टवेयर को मैं यकम अगस्त से अमोर्टाइज करना शुरू करूं या यकम अप्रैल से? यकम अगस्त से क्यों ना अमोर्टाइज करूं? उस दिन सिर्फ खरीदने का मुआहदा हुआ है। यकम अप्रैल 16 से क्यों अमोर्टाइज करूं? उस दिन मैंने नया सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। IEL incurred following expenditure in respect of ERP software. Purchase price including 15% sales tax, training of staff and consultancy charges for implementation of ERP. ERP software has a life of 15 साल। ये ERP कौन सा वाला सॉफ्टवेयर है? नया वाला पुराना वाला? नया वाला। अच्छा, पुराने का क्या बने? However, IEL expects to use it for a period of 10 years। ओहो, चलें छोड़ें, ये बात और है। The existing accounting software has become redundant and is of no use for the company. Existing accounting software has become redundant and is of no use for the company. Existing software फारिग हो गया है और कंपनी के किसी यूज का नहीं है। Existing software फारिग हो गया और कंपनी के किसी यूज का नहीं है। अच्छा जी, ऐसा करते हैं, सबसे पहले पुराने को अमोर्टाइज कर लेते हैं। पुराने को अमोर्टाइज कर लेते हैं। पुराने को अमोर्टाइज कितने अरसे करना है? सोच के बता दें, कितने महीने करना है पुराने को अमोर्टाइज? भाई कह रहे हैं जिस दिन ERP का एग्रीमेंट हुआ है उसी दिन से समझ लें पुराना फारिग हो गया है। भाई फिर बिजनेस कैसे चलता रहा होगा सॉफ्टवेयर के बगैर? मुझे बताएं, नया ऑपरेशनल कब हुआ है? 1 अप्रैल को। तो तब तक बिजनेस किस सॉफ्टवेयर पे चलता रहा होगा? पुराने सॉफ्टवेयर पे चलता रहा होगा। तो इसका मतलब है मेरे तो ख्याल से यकम अप्रैल तक की अमोर्टाइजेशन चार्ज करनी बनती है। तो पुराने को अमोर्टाइज कर देते हैं यकम जुलाई 15 से लेके यकम अप्रैल 16 तक, 31 मार्च 16 में लिख सकते हैं। पुराने को अमोर्टाइज कर देते हैं 9 महीने पुराने को अमोर्टाइज कर देते हैं। इसके बाद पुराने की डिस्पोजल की एंट्री कर देते हैं। तरतीब से चलते हैं ना।
9 महीने क्या हुआ होगा? पुराना इस्तेमाल, फिर पुराने को रिडंडेंट कर दिया होगा, फिर कौन सा खरीदा? नया, फिर नए सॉफ्टवेयर की डिस्पोजल रिकॉर्ड नहीं करते, नए सॉफ्टवेयर की परचेज रिकॉर्ड कर लेते हैं, एडिशन की एंट्री, जनरल एंट्री। चौथा इवेंट, नए सॉफ्टवेयर को क्या कर देते हैं? अमोर्टाइज। यकम अप्रैल 16 से लेके, यकम अप्रैल 15 से लेके 30, यकम अप्रैल 16 से लेके 30 जून 16 तक नए को अमोर्टाइज कर देते हैं। 9 महीने पुराना इस्तेमाल हुआ, 10वें महीने के एंड पे पुराना फारिग किया, 10वें महीने के स्टार्ट पे नया खरीदा, और 10वां 11वां महीना और 12वां महीना पुराना जो है था नहीं, नए को आपने अमोर्टाइज किया। चलिए जी, पुराने को अमोर्टाइज कराएं, इसकी कॉस्ट पे करेंगे, कितनी है? 80। जनरल एंट्रीज कर लेते हैं। अमोर्टाइजेशन डेबिट, अकमुलेटेड, अमोर्टाइजेशन क्रेडिट। जी कैलकुलेशन करवाएं। डिवाइडेड बाय 5 कहां से पता चला? हाँ, पुराने की लाइफ सफे के टॉप पे दी हुई है। 80 डिवाइड बाय 5 इंटू, जी चलिए जी, डिस्पोजल की एंट्री आप कर दें मुझे। नए के खरीदने की एंट्री भी कर लें। जी क्यों करना जरूरी है? लॉस से रिकॉर्ड करना है ना, जिस मर्जी नाम से रिकॉर्ड कर लो, उस तरह भी वही लॉस आएगा, इस तरह भी वही लॉस आएगा। क्या नहीं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, नॉर्मल फिक्स्ड एसेट्स पे लॉस आता है ये बेचने पे। ओके चलें जी, पुराने की डिस्पोजल, कैश डेबिट, accumulated amortization डेबिट,
सॉफ्टवेयर कॉस्ट पे पड़ा हुआ है, क्रेडिट गेन लॉस आ जाएगा जी। सॉफ्टवेयर की कॉस्ट पुराने की 80, डिस्पोजल किस दिन हुई है, रिडंडेंट कब किया होगा, ये कम अप्रैल 16 को, जिससे नया ऑपरेशनल हुआ होगा उस दिन पुराना रिडंडेंट कर दिया होगा। रिडंडेंट का मतलब अनइंस्टॉल कर दिया होगा, अनइंस्टॉल करके किसी को बेचा नहीं, रिडंडेंट कर दिया, अनइंस्टॉल कर दिया पुराना, यह कम अप्रैल 16 को रिडंडेंट हो गया जी। accumulated amortization will be 48 plus 12 जी। कितने लोगों ने 48 ली थी, कितने लोगों ने एंट्री में सिर्फ 12 लिख लिया था, कितने लोगों ने 60 ली थी। ओके, पिछले साल के एंड तक कितना अमोर्टाइज हो चुका था, आपको याद है यहां टीचर क्या लिखवाते थे, डेट ऑफ परचेज से डेट ऑफ सेल तक की अमोर्टाइजेशन, ये लिखवाते थे ना, डेट ऑफ परचेज से डेट ऑफ सेल तक की अमोर्टाइजेशन। अब सिर्फ इस साल की हमें पता है, पुराने सालों की भी पता है, तो पुराने सालों की और इस साल की जमा कर दें तो डेट ऑफ परचेज से डेट ऑफ सेल तक की अमोर्टाइजेशन आ गई है। रिडंडेंट किया, कोई पैसे नहीं आए जी। लॉस कितना, ये देखें, इधर देखें, इधर देखें, ये इट इज हाउ, बी लिख रहे हैं, अगले सवाल का टाइम जाया हो रहा है, ए लिख रहे हैं, अगले सवाल का टाइम जाया हो रहा है, डॉट लगा रहे हैं, अगले सवाल का टाइम जाया हो रहा है, ब्रैकेट बंद कर रहे हैं, अगले सवाल का टाइम जाया हो रहा है 20। हालांकि मैंने आपको बता दिया था नोट में सिर्फ एसेट अकाउंट जाता है और अकम्युलेटेड अमोर्टाइजेशन अकाउंट जाता है, नोट में और कोई चीज नहीं जाती। मेरे लिए कैश रेलिवेंट नहीं था, मेरे लिए लॉस रेलिवेंट नहीं था, मुझे सिर्फ ये पता होना चाहिए था पुराने की कॉस्ट क्या है और पुराने की अकम्युलेटेड अमोर्टाइजेशन, बस, बाकी सारा मैं टाइम जाया करा था जी। नए की कॉस्ट कितने का खरीदा 115 का। अजम्पशन आसान लेनी चाहिए, मुश्किल लेनी चाहिए, आसान लेनी चाहिए। अच्छा, आसान अगर लेनी चाहिए तो 15% को क्या एज्यूम करें, ये रिफंडेबल है, नॉन रिफंडेबल है, नॉन रिफंडेबल है। 15% सेल्स टैक्स के आगे लिख लिया, एज्यूमिंग नॉन रिफंडेबल। जी, नॉन रिफंडेबल को तो एसेट की कॉस्ट में ऐड करते हैं। सॉफ्टवेयर डेबिट, कैश क्रेडिट, ये जनरल एंट्री होती है खरीदने की। सॉफ्टवेयर डेबिट, कैश क्रेडिट, 115 प्लस 5 120। ट्रेनिंग एक्सपेंस डेबिट, IAS 38 do not allow the recognition of training expense, rather it will be recorded as an expense in the year in which it is incurred। ये मैं रिवाइज करा रहा हूँ थ्योरी के सवालों को कैसे लिखना होता है जी। 2 आज वाला सवाल आसान है ना, कल वाले सवाल से आज वाला सवाल। अच्छा जी, अब आप मुझे बता दें, ये तो तब है जब मैंने एज्यूम किया क्या कि टैक्स क्या है, नॉन रिफंडेबल। कुछ जल्दी तो नहीं घर जाने की। अच्छा, अगर हम अजम्पशन लेते कि ये टैक्स रिफंडेबल है तो क्या एंट्री होती, अगर हम अजम्पशन लेते कि ये टैक्स रिफंडेबल है तो क्या एंट्री होती, फिर हम ऐसा करते 115 पे पड़ा है क्योंकि इंक्लूडिंग 15% है ना। बताए इसमें इस एडजस्टमेंट में सबसे बड़ी गलती क्या होती है, लोग क्या करते हैं 115 जरा 15% करके निकाल रहे होते हैं। 115 जरा 15% करें, जरा एक मिनट, 115 जरा 15% करें, 17 पॉइंट, नो इट इज नॉट द टैक्स, ये गलत निकाला है आपने। 115 जो आउटर कॉलम में उसमें पड़ा हुआ है 15,
तो इट इज ऑलरेडी इन्फ्लेटेड, ये पहले से ही फूला हुआ है। नाउ 115 पे पड़ा है तो हमें 15 दे दो, वो 15 ही निकल आया। लो 115 में पड़ा हुआ है तो हमें 15 दे दो, तो 15 आ गया, तो परेशान नहीं होना, कोई नहीं, 15 आ जाते हैं, 15 की बारात आ गई। क्लियर? तो ये गलत तरीका है 115 इंटू 15%, डेट विल गिव यू 17.5। हालांकि गवर्नमेंट जब आपने सेल्स टैक्स का रेट लगा के, और जिन्होंने सेल्स टैक्स पढ़ा हुआ उनको पता है सेल्स टैक्स में अगर कोई फिगर वो 117 पे पड़ी होती थी तो हम उसे डिवाइड 117 से करके फिर मल्टीप्लाई 17 से करते थे। अच्छा जी, अगर रिफंडेबल होता तो क्या एंट्री होती? सॉफ्टवेयर 100, रिसीवेबल फ्रॉम गवर्नमेंट, ये करंट एसेट में जाता। रिसीवेबल फ्रॉम गवर्नमेंट, क्या रिफंडेबल, रिसीवेबल, और क्या होता है रिफंडेबल? रिफंडेबल वापस मांग लूंगा। गवर्नमेंट कभी कभी खुश होकर कहती है अगर इस सॉफ्टवेयर से आपने जो हमने चीजें कही हैं वो बनाने में मदद की तो फिर हम आपको ये टैक्स ही वापस कर देंगे। इसकी एंट्री होती है, सेल्स टैक्स एंट्री नहीं होती, इसकी एंट्री सिंपल होती है रिसीवेबल फ्रॉम गवर्नमेंट, और करंट एसेट में नजर आता है जी 15। और ट्रेनिंग एक्सपेंस, आज आपने फर्स्ट टाइम, शायद FR1 में इतना फोकस ना किया हो, फर्स्ट टाइम रिफंडेबल सेल्स टैक्स की एंट्री पड़ी। नॉन रिफंडेबल को कैपिटलाइज किया जाता है और रिफंडेबल को करंट एसेट्स में शो किया जाता है। इट विल गो इन करंट एसेट्स जी। 2 कैश तो 122 ही गया ना, कहां 105 आएगा? सॉफ्टवेयर में, हाँ सॉरी 100 वो वाला भी और 5 वो कंसल्टेंसी चार्जेस, सॉरी 105। ये 100 रुपया इस 115 में से आया, 15 इधर चला गया इसका। इफ रिफंडेबल, ऊपर हेडिंग दे दी इफ रिफंडेबल। ओके नेक्स्ट इज अमोर्टाइजेशन। छोड़िए अब चलें, एंट्रीज हो रही हैं, चलने में। अमोर्टाइजेशन डेबिट, अकोमोडेटेड अमोर्टाइजेशन क्रेडिट 120 डिवाइडेड बाय, नई की लाइफ अलग है, वो ऊपर नहीं है, 10 नहीं है, नई की लाइफ, हाँ ओ हाँ नहीं ये पढ़े। ERP has an estimated useful life of 15 years. However, IEL expects to use it for a period of 10 years. अच्छा भाई, एक चीज की उम्र 15 साल है, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये कोई मैंने वो लीगल और यूजफुल लाइफ वाला चक्कर नहीं है। एक सिंपल सा सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, एक चीज की उम्र 15 साल है, हमारी नीयत है 10 साल इस्तेमाल करनी है, बता दें अब क्या करना है 15 साल पे अमोर्टाइज करके, फायदा है क्या 15 साल पे? ये तो सिंपल सी बात थी, इसमें IAS 38 का कॉन्सेप्ट भी कोई नहीं था। एक चीज की उम्र 15 साल है, मैनेजमेंट की इंटेंशन है कि 10 साल इस्तेमाल करनी है। अब एक गाड़ी की लाइफ 70 साल है, मैनेजमेंट कहती है मैंने 6 साल इस्तेमाल करनी है, तो कितने साल पे अमोर्टाइज डेप्रिशिएट करें? 6 साल पे करें जी। कितने साल पे? 10 मल्टीप्लाइड बाय 3। ओके इधर मत देखें, एसेट अकाउंट में क्या जाएगा? डिस्पोजल की कॉस्ट और एडिशन की कॉस्ट। एसेट अकाउंट में क्या जाएगा? और एडिशन की, यहां से देख लें, डिस्पोजल की कॉस्ट
और एडिशन की कॉस्ट, ये एसेट अकाउंट में जाएगा। ठीक है, जबानी समझ में आए। अकमुलेटेड अमोर्टाइजेशन में क्या जाएगा, बिके हुए की आज तक की अकमुलेटेड अमोर्टाइजेशन जाएगी और दोनों की इस साल की अमोर्टाइजेशन जाएगी। तो बिके हुए की आज तक की अमोर्टाइजेशन 60 और दोनों की अमोर्टाइजेशन 20 जमा 3 23, सॉरी 20 कहां से आ गया, 12 और 3। मैं ऊपर वाली फिगर को इसलिए हाईलाइट नहीं करा कि मैं अकमुलेटेड अमोर्टाइजेशन अकाउंट बना रहा हूं जी। अब जरा बोलें, इधर देखें, चले, एसेट को कम कर दो, बोले एसेट को कम कर दो, कितने से, 80 से। देखते रहे, एसेट को बढ़ा दो, कितने से, 120 से। अमोर्टाइजेशन को बढ़ा दो, कितने से, अकमुलेटेड अमोर्टाइजेशन को बढ़ा दो, कितने से, 15 से। एसेट चले गए, उनकी अमोर्टाइजेशन भी किताबों से कम कर दो। कम करने के लिए माइनस साइन। चलो, भाई प्लीज, कुछ लोग परेशान हो रहे हैं, इधर देखें, ये नोट होते हैं मोहतरम, ये टी काउंट को ही हमने स्टेटमेंट फॉर्म में प्रेजेंट किया हुआ है। डेप्रिसिएशन, ब्रॉट डाउन डेप्रिसिएशन, डिस्पोजल, कैरी डाउन। भाई ये टी काउंट है स्टेटमेंट फॉर्म में, और कुछ भी नहीं है। वो टी काउंट जो आप इंट्रो से बनाते आ रहे हैं, ओपनिंग, एडिशन, डिस्पोजल, क्लोजिंग, ओपनिंग, अमोर्टाइजेशन, डिस्पोजल, क्लोजिंग। अच्छा पकड़े जी, 80 और 48, 80 48, ठीक है। अब चलें, अमोर्टाइज करो किसको, पुराने को और नए को, कितने से, 15 से। ऐसे ही करते थे। अच्छा जी, अब पुराने को किताबों से निकालो, 80 60, एसेट अकाउंट में से कॉस्ट बाहर फेंक दो और अकमुलेटेड अमोर्टाइजेशन में से अकमुलेटेड अमोर्टाइजेशन बाहर फेंक दो और कैरी डाउन को बैलेंस से निकाल लो। एडिशन 120, कैरी डाउन बैलेंसिंग आ जाएगा। ये देख लें आप, 80 + 120 - 80, 48 था और डेप्रिशिएट कर गया, 60 की डिफरेंस यहां से बाहर निकाल दो। तो मेरे भाई पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती नोट जब ऐसे लगे तो पता नहीं होगा कुछ ही। वही है, तो करता रहे यार, पूरी जिंदगी कर करके थक गए, आक गए हैं। एक दफा आपने इंट्रो में किया, इंशाल्लाह पास होगी पहली अटेम्प्ट में। दूसरी दफा आपने FR1 में किया, वो पहली अटेम्प्ट में पास होगी या इस दफा हो जानी है। तो ये काम आप करते रहे हैं। हो सकता है किसी का दुक्का से आएगा, आपने ज्यादा दफा कराया हो, बहुत दफा किया हुआ कुछ लोगों ने एक दफा किया जी। कितने लोगों को अभी ये बात पता चली कि ये यही होता है? पहले से पता थी ना, शुक्र है। फायदा नहीं हुआ नोट करने का, अगली क्लास में नहीं कराऊं। कितने लोगों को फायदा हो गया ये नोट करने का? जरा थोड़ा सा, एक को हुआ, चलो पैसे पूरे हो गए, चले जी समझाने के। ओके आगे चलें जी।
जी एडजस्टमेंट नंबर 3 पढ़े जी। एडजस्टमेंट नंबर 3, ऑन 1 अगस्त 2015 IAL entered into an agreement to acquire ERP software which would replace its existing software, जो existing software को replace कर देगा। The new software became operational on 1 अप्रैल 16, नया 1 अप्रैल 16 को ऑपरेशनल हो गया। इसमें 115 का खरीदा है, ये 2 रुपये नहीं जाएगा, 5 जाएगा, 120 चल पी, 120 चल यार, चलिए 120 निकाले, मंगल नहीं आ रहा, छठ यार, चल चलिए, इधर 120। पेपर में ये करना है, पेपर में ये नहीं करना। गेटिंग द पॉइंट? ओके। ERP सॉफ्टवेयर इज अ लाइफ ऑफ 15 साल, लेकिन 80-10 साल यूज करना है। अच्छा 80-10 साल यूज करना है, चल रशीद अमोटाइज करिए, फाड़ी यार कैलकुलेटर। 120 बटा 10 सरब 3 बटा 12 3 रशीद, ओए नहीं पिछले दी, ओ हाँ यार तू इत्थे नहीं आना, ठहर जरा, पुरानी दी कड्डो यार। कॉस्ट 80 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय, हाँ हुण तुसी दोवें जाओ, हिम्मत करो दोवें, उठो जाओ, 15। ओ पुराना गया, चलो कॉस्ट तो 80 होगी उसकी, हाँ तो इंट्रो में पढ़ा था, एसेट में से कॉस्ट बाहर निकाल दो, इसमें से अकाउंट, चलो जी, ये पिछले साल तक की है, ये इस साल की आ गई, हाँ जी ये ले जाता हूं 660। पेपर में इस तरह सोचना है, पेपर में इस तरह करना है, ये सारी एंट्रीज नहीं करनी, सोचना है। एसेट से क्या बाहर जानी है, उसकी कॉस्ट। इंट्रो की क्लास में क्या पढ़ाया था, अकम्युलेटेड अमोर्टाइजेशन से क्या बाहर जानी है, खरीदने की डेट से बेचने की डेट तक की अमोर्टाइजेशन। डेट इज नॉट 48, 60। सो यू हैव टू थिंक इट ज़बानी इन पेपर विदाउट पासिंग द जर्नल एंट्रीज। अब एग्जामिनर के सामने सिर्फ क्या है, व्हाइट बोर्ड की लेफ्ट साइड है, ये जो राइट साइड है ये आपके समझाने के लिए, ये एग्जामिनर को दिखाने के लिए नहीं है। ये रफ वर्किंग भी नहीं है कि रफ वर्किंग रफ शीट नहीं मैं एंट्रियां कर ला, वो कहेगा ठीक है फिर अगला सवाल नहीं करना, नहीं अगला नहीं करना, बस ऐसे ऐसे दी एंट्रियां करना, जरा चेक करना चंगी तरह, एक ही पूरा हो जाए, बड़ी गल है। Behral, this approach may work. A Pathan met me and he informed that I attempted 60 marks paper, और मैंने जो नंबर अपने लगाए हैं कहते 56 लगाए हैं, रिजल्ट आया तो पास था। कहते मैं 40 नंबर के सवालों को सर हाथ ही नहीं लगाया। मैंने कहा इनको क्या हाथ लगाना है, बस 60 करो, सही करो, जो आता है सही वाले करो। सही वाले कहते मैंने 2-3 चुने कर दिए, पास था पेपर। चलें जी, पॉइंट नंबर 4। अब साथ से पूछे FR1 में 55-60 का तू भी कराया ना, हौसला रखा। वो कहते हैं सर जो किया सही किया, बस इधर उधर नहीं गए हम। पॉइंट 4 पढ़ें जी, लेकिन ये बड़ी रिस्की अप्रोच है। सही अप्रोच ये है कि हर सवाल को आधा कर दें, वो इजी मार्क्स मिल जाते हैं उसमें से। पॉइंट 4 पढ़ें जी, पढ़े। ब्रांड और लाइसेंस बोल रहे हैं, हमें भी कोई लिफ्ट कराओ, खाली पढ़े हम। जी भाई, कितनी एडिशंस ब्रांड में, कितनी? हाँ साल के एंड पे किए तो ठीक है ना, अमोर्टाइज ना करी, एडिशन में तो डालने देना डाले। बिल्डिंग साल के आखिरी दिन आ गई तो बिल्डिंग पूरा आ गया तो उसको एडिशन में ही ना डालें। हाँ डेप्रिशिएट ना करें, एडिशन में तो मुझे डालने दी, इतना तो हक ना छीनो। क्यों?
हाँ, ये कौन बोला है? ये सही बंदा बोला है, इंटरनली जनरेटेड है, ये एसेट ही नहीं है। पेज नंबर 1 आपके सामने खुला हुआ है। इंटरनली जनरेट अगर ब्रांड हो, पेज नंबर 111 हैंड रिटन, इंटरनली जनरेट अगर ब्रांड हो तो इंटेंजिबल नहीं है। पढ़े जी, कैसे पता चला आपको ये इंटरनली? एक तो पुराने ब्रांड्स भी कुछ पढ़े हुए हैं, और पुराने भी नजर मारे ब्रांड्स हैं, हम ब्रांडो ब्रांड वाले लोग हैं, ब्रांड्स पुराने भी हैं हमारे पास और ये नया ब्रांड भी है। अच्छा, सफे के टॉप पे जाएं, पुराने ब्रांड्स अमोर्टाइज हो रहे हैं, वो शायद परचेज वाले हों, वो शायद परचेज वाले हों, इसलिए अमोर्टाइज हो रहे होंगे ना, और क्या वजह होगी? पिछले सालों की कहानी तो हमें पता नहीं, लेकिन हमारे साल वाले ब्रांड की तो कहानी बता रहा है वो। पुराने ब्रांड्स तो हो रहे होंगे, अमोर्टाइज हो रहे होंगे, शायद खरीदे हुए हों, लेकिन इस साल वाला ब्रांड की बात करते हैं। ड्यूरिंग द ईयर 2016 IEL स्पेंट 10 million ऑन डेवलपमेंट, इंटरनली जनरेटेड, बट व्हाट वी जनरेटेड इंटरनली? Oh, brand we generated internally. Useful life of brand is estimated as 10 years. उसकी यूजफुल लाइफ 10 साल है। परेशान करने के लिए लाइफ भी दे रहे, जो चीज इंटेंजिबल ही नहीं उसकी लाइफ का क्या करना? तो अब एंट्री में क्या लिखूं? एक्सपेंस, डेबिट, कैश, क्रेडिट लिख लें, जो भी लिखनी है। बहरहाल ये एक्सपेंस में जाएगा भाई, इंटेंजिबल नहीं। एक्सपेंस, डेबिट, कैश, क्रेडिट 10 million। वक्त थम सा गया है और 2-2.5 दिन पता नहीं कैसे गुजरेगा। ओके, चलो छोड़े, 0.5 पढ़े। एक भाई कह रहे हैं ऐसे गुजरेगा, लीज IS 12 IS 38 ऐसे गुजरेगा। आज IS 38, कल लीज, परसों जो है IS 12। ओहो जबरदस्त। चलें भाई पढ़े आगे। FR1 में ये कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है। Okay, the license appearing in IEL's books, license appearing in IEL books, it is not edition, it is appearing, and you can watch at the top, it is appearing license was issued by government for an indefinite period। गवर्नमेंट ने कहा था इसको हमेशा अपने पास रखो। नवाज शरीफ ने कहा था, ये 2016 की बात है ना, हाँ ये 2016 नहीं 2016 में तो लॉ चेंज हुआ है ना। 2016 में कौन था? नवाज शरीफ होगा, चलें ठीक है। 2016 में नवाज शरीफ था। नवाज शरीफ से पहले किसी ने ये लाइसेंस दिया होगा? मुशर्रफ के जमाने का कर लेते हैं, मुशर्रफ के जमाने का 2002-03 ऐसे ही 2002-03 में कोई लाइसेंस इसको मिला होगा। However, on 1 जनवरी 16 को नवाज शरीफ ने उससे बुलाया, पुत्र इत्थे आ, एक ही है उनके लाइसेंस है, किन्ने देता थी? जरदारी। कितने अरसे के लिए? सर उसने कहा था हमेशा इस्तेमाल करो। ओ भाई जान दे यार, हम लॉ ही बदलने लगे हैं। On 1 जनवरी 16 गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू लॉ, गवर्नमेंट ने लॉ ही बदल दिया। असल में होता ये होगा कि पुरानी हुकूमत में, पुराने पाकिस्तान में, बल्कि पुराने ईस्ट पाकिस्तान में लोगों को लाइसेंस मिलते होंगे हमेशा के लिए, लेकिन नए मुल्क में जब वजीर आजम आए उन्होंने कहा हमेशा के लिए लाइसेंस देना मुनासिब नहीं है, लाइसेंस दे दिया करो, फिर दोबारा रिन्यू करने के पैसे भी मांग लिया करो, तो गवर्नमेंट का भी काम चलता रहेगा। तो इसलिए नया लॉ ये बना कि यार ये जो लाइसेंसेस पुरानी गवर्नमेंट देती थी ना हमेशा के लिए, ये मुनासिब नहीं है। On 1 जनवरी 16 गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू लॉ अंडर विच एग्जिस्टिंग लाइसेंस वुड हैव टू बी रिन्यूड आफ्टर 10 years। इसको 10 साल बाद हमें रिन्यू कराना पड़ेगा। रिन्यूअल कॉस्ट उसने नहीं दी कि महंगा या सस्ता रिन्यू कराना है, कोई मसला नहीं, लेकिन एक बात हमें पता है कि हमें 1 जनवरी 26 को इसे रिन्यू करवाना है।
यकम जनवरी 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। यकम जनवरी 26 को हमें इसे रिन्यू करवाना पड़ेगा। ये जो लाइसेंस है यकम जनवरी 16 हमारे साल के मिड में लॉ आया। यकम जनवरी 16 को ये लाइसेंस अब हमारे पास है, यकम जनवरी 26 को एक्सपायर हो जाएगा। मुझे तो ये समझ आ रही है, यकम जनवरी 26 को एक्सपायर हो जाएगा। देखिए ना, आपके पास आईडी कार्ड था, अब वो आईडी कार्ड बुजुर्गों को मिलता है हमेशा के लिए, ताहयात लिखा होता है, तारीख मनसूख ताहयात टिल द फरिश्ता कम्स, तो ताहयात को मिलता है। सिमिलरली पॉइंट 5 के अंदर पहले रूल था ताहयात, तो 16 के साल के मिड में आके गवर्नमेंट ने कहा, जिनको टैक्स पड़ा उनको बहुत ज्यादा पता है, 30 जून 16 यकम जनवरी 16 मिड है, 16 के साल के मिड में गवर्नमेंट ने आके कहा ये लाइसेंस हमेशा के लिए नहीं है, ये लाइसेंस सिर्फ 10 साल के लिए है। अब मुझे बताएं मैं किस दिन फिक्रमंद हो जाऊंगा रिन्यूअल कराने के लिए? यकम जनवरी 26 को, यकम जनवरी 26 को मुझे पता होगा ये लाइसेंस मैं अगले दिन इस्तेमाल कर सकता, तो यकम जनवरी 26 को भाई एक्सपायर हो जाना है। आप लिख सकते हैं एक्सपायरी डेट यकम जनवरी 26, तो क्या यकम जनवरी 26 इसकी एक्सपायरी डेट है। अब आप मुझे बता दें यकम जनवरी 16 से लेकर यकम जनवरी 26 तक दरमियान में कितने साल आए? 10, ठीक है। आप भी करेंगे पागल बनाया, पहले 10 से यकम जनवरी 26 में तो पहले बोले 10, अच्छा 10 साल आए। अब 10 में से हमारे साल कितना साल यूज हुआ? 6 महीने। आप बताएं इसको साल में अमोर्टाइज करें 6 महीने पे, 6 महीने पे अमोर्टाइज करते हैं, फिर 9.5 साल बच जाएंगे, वो अगले सालों में इसको अमोर्टाइज करेंगे। फिलहाल इसको 6 महीने। अब अकाउंटेंट के लिए जो चैलेंज है वो ये है कि क्या इसको इनडेफिनेट की कैटेगरी में पड़ा रहने दे या इनडेफिनेट की कैटेगरी से निकाल दे। अब अमोर्टाइजेशन में हमने 2 कैटेगरीज पढ़ी थी, परचेज गुडविल नहीं है ये, पहले 6 महीने के लिए इंडेफिनेट लाइफ वाला है क्योंकि लॉ नहीं बदला था, इसलिए पहले 6 महीने अमोर्टाइज नहीं करेंगे, अगले 6 महीने ये इनडेफिनेट लाइफ वाली कैटेगरी से निकल के डेफिनेट लाइफ वाली कैटेगरी में गिर गया, इसलिए अब इसको अगले 6 महीने क्या करना पड़ेगा? अमोर्टाइज करना पड़ेगा। वो बस सिंपल 7 अमोर्टाइजेशन की एंट्री करेंगे। कॉस्ट 0.8। चलें जी, खत्म हुआ सवाल। एक सवाल में हिडन एडजस्टमेंट रह गई है, पुराने ब्रांड्स की अमोर्टाइजेशन। वैसे भी ये जगह खाली है ना, तो यहाँ 0 लिखते हुए जहन में आ जाएगा पेपर में। एक सवाल में हिडन एडजस्टमेंट है, पुराने ब्रांड्स की अमोर्टाइजेशन। वो सफ़े के टॉप पे दिए हुए देखें पुराने ब्रांड्स। तो वर्किंग नंबर 8 पेपर में बस ये करना है, देख लें ये इतना सा, ये सारा नहीं करना। अब देख लें इस सारे के लिए मार्क्स कितने हैं? 16। ये सारा काम करना है, ये सारा काम 16 नंबर है जी। ब्रांड्स की कॉस्ट और इनकी लाइफ 20। जी, ब्रांड्स में कोई एडिशन, कोई डिस्पोजल, टोटल का कॉलम बनाना होता है, लेकिन इस अटेम्प्ट में तो ऐसा नहीं है। इसके बाद जब भी सवाल आया है तो आई कैप ने लिखा है इस सवाल के अंदर कि टोटल का कॉलम नहीं बनाना।
ओके जी, क्वेश्चन 8 पे आए, क्वेश्चन 8 पे आए। कैसा था सवाल ये? क्वेश्चन 8 पे रिक्वायरमेंट पढ़े। ये सवाल आप नहीं कर सकते अभी, ये सवाल आप इसलिए नहीं कर सकते कि इसमें कंसोलिडेशन के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, तो वो भी आपने पढ़े नहीं हुए। प्रिपेयर अ नोट ऑन इंटेंजिबल्स फॉर इंक्लूजन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30/6/18 इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायर्ड टोटल कॉलम इज, क्या मतलब टोटल का कॉलम रिक्वायर्ड, क्लियर? अच्छा, पॉइंट नंबर 8 पढ़ें। पॉइंट नंबर 8 नहीं 7, ग्रुप फॉलोज द रिवैल्यूएशन मॉडल फॉर लाइसेंसेस वेयर एज कॉस्ट मॉडल फॉर अदर इंटेंजिबल्स। तो सिर्फ इस सवाल, पूरे सवाल में किसको रिवैल्यू करना था? लाइसेंस को। रिवैल्यूएशन की एंट्रीज आती हैं? अच्छा, रिवैल्यूएशन नोट में भी सिखाई थी किसी दिन? हाँ, पिछले 4 दिन इतने दिनों से रिवैल्यूएशन का नोट बना रहे हैं। वो रिवैल्यूएशन सरप्लस का कॉलम, इसी में सरप्लस का कॉलम आता था और अकम्युलेटेड एसेट में शिफ्ट होती थी। रिवैल्यूएशन में कौन से कॉलम आएंगे एक्स्ट्रा? यहां पे एक आ जाएगा रिवैल्यूएशन सरप्लस लॉस का कॉलम, और इधर ट्रांसफर। ये भी सुन लें, अगर साल के शुरू में रिवैल्यूएशन तो ट्रांसफर का लॉस इधर आएगा, अगर साल के एंड पे रिवैल्यूएशन है तो अमोर्टाइजेशन के नीचे ट्रांसफर का लफ्ज आएगा। ये आपको दो किस्म के सवाल कराए थे, ये होमवर्क में भी देने हैं आपको, जरा नोट आपका पक्का हो। IAS 16 वाला। अच्छा चलें, इसको छोड़ें। मुझे आप सिर्फ पॉइंट 4 बता दें, उसका क्या करना है। सवाल में पॉइंट 4 पढ़ें। जी भाई, कस्टमर लिस्ट 35 मिलियन की है, इसका नोट में कहां शो करेंगे? वेल डन, वेल डन, वेल डन। पहले पेज पे आए ना, पहला पेज हैंड रिटन। इसमें मुझे बताएं ओन का मतलब क्या है? ओन खुद बनाई है या खरीदी है? तो खुद बनाई है। अपनी कस्टमर लिस्ट की वैल्यू 35 मिलियन। जैसे मैंने आपको मिसाल दी थी, राइज कहते हैं हमारे स्टूडेंट्स की कस्टमर लिस्ट हमारे पास है, उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि राइज ने वो खुद बनाई है। और अगर लिखा होता परचेज्ड फिर और बात थी, लेकिन ये अपनी है, इसलिए इसको इस नोट में कहीं भी शो नहीं करेंगे। चलें जी, पॉइंट 3 कर दें, जुबानी टिक क्रॉस करते रहे, टिक क्रॉस। समझ गए होंगे, टिक क्रॉस करते रहे। थोड़े से आई कैप इज आई कैप, परेशान करने के लिए 2-3 मुश्किल नाम दिए और 4-5 आसान नाम दिए। जो मुश्किल नाम है उनसे भी परेशान नहीं होना, जो जहन में आइडिया आ रहा हो उसको आप अप्लाई कर दें। छह 7 में से शायद एक चीज आपको समझना है, बाकी तो आ जाएगा समझ। जो समझ आएगा उसके मार्क्स मिलेंगे। जी, पहला सवाल, ये कोई इंटरनली जनरेट हो रही है चीज या खरीद रहे हैं? इंटरनली जनरेट हो रही है। ML इनकट फॉलोइंग एक्सपेंडिचर ऑन प्रोजेक्ट फ्रॉम यकम। दिस की कहानी ना ऊपर से चल रही है, ऊपर की कहानी को छोड़े, वो भी मैं पढ़ा नहीं सकता क्योंकि आपको भी पढ़ाया नहीं हुआ मैंने, पिछले वाला वो कंसोलिडेशन ही पढ़ाई हुई। ML इनकट फॉलोइंग एक्सपेंडिचर ऑन प्रोजेक्ट फ्रॉम यकम जुलाई टिल लॉन्चिंग डेट ऑन यकम में। यकम में के बाद अमोर्टाइज करना है, टिल लॉन्चिंग डेट, यकम में के बाद अमोर्टाइज करना है। अच्छा, शुक्र है ज्यादा परेशानी में नहीं डाला, दरमियान में कोई फेज फूज नहीं है। नीचे देख लेते हैं आप किनको एक्सपेंस में डालना है, किनको कैपिटलाइज करना है। तो अब इसमें मुझे अब क्या बताना, बताते हुए भी शर्म आ रही है। 5 को एक्सपेंस में डालेंगे जी। प्रोडक्ट डिजाइन हो रहा है, ये एक्सपेंस में डालेंगे कैपिटलाइज करेंगे?
कैपिटलाइज करेंगे, प्रोडक्ट डिजाइन हो रहा है। कॉस्ट ऑफ पायलट प्लांट नॉट फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन, वेट 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 वेट, कम ऑन, पेज नंबर 185, पैरा 59, पैरा, ये आपको 2 सफ़े ना खोलने पड़ेंगे घर में, जो आज मैंने एमसीक्यूज होमवर्क में देने हैं, उसके लिए भी ये 2 सफ़े आपको घर में खोलने पड़ेंगे कुछ जगहों पे। पॉइंट सी पढ़ें, डिजाइन कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ अ कंस्ट्रक्शन ऑफ पायलट प्लांट, बी ऊपर जाएं, डेवलपमेंट की मिसाल है ना के रिसर्च की। क्या ये रिसर्च की मिसाल है? नो, ये डेवलपमेंट की मिसाल है, इसलिए इसको क्या करेंगे, कैपिटलाइज। ओके, रिफाइनमेंट ऑफ प्रोडक्ट बिफोर कमर्शियल प्रोडक्शन, कमर्शियल प्रोडक्शन करने से पहले प्रोडक्ट की रिफाइनमेंट कर रहे हैं जी। रिफाइन करना चीज को रिसर्च है या डेवलपमेंट है? डेवलपमेंट है। रिफाइन करना चीज को डेवलपमेंट है। ये कैसे रिसर्च हो सकती है? चीज को रिफाइन कर रहे हैं, तराश खराश कर रहे हैं उसकी। इसकी एक मिसाल दूं आपको, वे लाइव सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर, आपने सॉफ्टवेयर खरीद लिया, आपने कहा जी सॉफ्टवेयर मैंने खरीद लिया लेकिन इसको फिर मैं यूज करना शुरू करूंगा। रिफाइन का क्या मतलब है? सॉफ्टवेयर के अंदर जो है वो 100 कस्टमर्स के नाम आ सकते थे बस। आपने कहा बाकी सारा सॉफ्टवेयर सही है लेकिन मेरे तो कस्टमर ही 200-250 हैं, तो आपने किसी प्रोग्रामर को कह के अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक उसे रिफाइन करवाया, थोड़ी सी कोडिंग करवा के। तो आप बताएं उससे वो एसेट को, जैसे गाड़ी होती है, गाड़ी आपने गाड़ी पुरानी खरीदी, जितना खर्चा उस पर करेंगे काबिल इस्तेमाल हालत में लाने तक, उसको रिफाइन करने के लिए, यार पेंट पूंट करा लो, ये कर लो, ये कर लो, जरा नई गाड़ी लगे, वो सारा खर्चा एक्सपेंस में जाता है, कैपिटलाइज होता है? कैपिटलाइज होता है, क्योंकि आपको टीचर ने बताया हुआ है पहली दफा जब गाड़ी खरीदें तो पहली दफा गाड़ी खरीदते हुए वो रिपेयर नहीं हो रही होती, वो आप उसको अपने इस्तेमाल के काबिल लाने के लिए खर्चा कर रहे होते हैं, तो वो सारा खर्चा कैपिटलाइज। हाँ, बाद में गाड़ी खराब हो जाए उसे पेंट कराएं, वो एक्सपेंस में जाएगा, लेकिन पहली दफा, अब पहली दफा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने लगे हैं, पहली दफा कोई चीज, तो रिफाइन का मतलब है अपनी जरूरतों के मुताबिक मोल्ड करना। तो इट इज अ डेवलपमेंट, इट इज नॉट एनी रिसर्च। बस ये पॉइंट मुश्किल था, आगे सारा आसान है। रिफाइन का लफ्ज मुश्किल था। वैसे कितने लोगों ने कैपिटलाइज ही किया था इसे? ओके, ट्रेनिंग जी बोले, टेस्ट रन, टेस्टिंग, कैपिटलाइज। प्रोडक्शन एंड लॉन्चिंग ऑफ प्रोडक्ट, लॉन्चिंग का खर्चा कौन सा होता है? एडवर्टाइजमेंट। अच्छा, अब पता नहीं आई क्या आपको क्या हो गया, मुझे तो ये यहाँ पे अजीब सी बात लगी है। ये जो प्रोडक्शन का लफ्ज है ना, प्रोडक्शन का लफ्ज, इसका मतलब है फैक्ट्री में जो मटेरियल लेबर इस्तेमाल हो रही है। 105, चेक आउट द फिगर, 105। ये जो फैक्ट्री में मटेरियल लेबर इस्तेमाल हो रही है ना, अब ये उसका खर्चा भी इसने इसमें डाल दिया। भाई ये तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाने हैं, ये कहाँ इंटेंजिबल की कॉस्ट में जाने हैं। प्रोडक्शन का लफ्ज से आएगा, आपको लिखना नहीं चाहिए था, बहुत आगे चला गया कि प्रोजेक्ट की प्रोडक्शन कॉस्ट भी यहां दे दी। प्रोडक्शन कॉस्ट कहां जाती है? प्रोडक्शन कॉस्ट जाती है प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से होके फिर सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल के तौर पे माइनस होती है। तो ये कॉस्ट ऑफ सेल है शायद 105। और बहरहाल प्रोडक्शन के साथ उसने एक और लफ्ज लिख दिया जिसका प्रोडक्शन से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन वो लफ्ज हमें कंफर्म है कि एडवर्टाइजमेंट है। लॉन्चिंग एक्सपेंसेस आर ऑल एडवर्टाइजमेंट। अब होना क्या था पेपर में? आपने क्या करना था जी? पेपर में आपने इसी तरह एक नंबर देना था, ऐसे ही करना था, एक नंबर देना था, मिसाल के तौर पे नंबर 5, और क्या करना था? 12 जमा 48 जमा ये कर देना था। अब जो लोग ज़बानी करते आगे, आपको पता नहीं चलता कि किसको उसने जमा किया, किसको जमा नहीं किया। अब इसमें अगर आप कोई एक चीज एक्स्ट्रा डाल भी देंगे तो इसके उसने 3 नंबर रखे होंगे तो आधा नंबर काट लेगा। अगर आप कोई एक चीज इसमें निकाल भी देंगे तो कोई मसला नहीं, 3 नंबर रखे होंगे, आधा नंबर काट देगा। इजी मार्क्स यू विल गेट। इसलिए लोग कहते हैं हर एडजस्टमेंट को आधा भी सही कर लेना बंदा आई क्या पास कर देता है, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं। इस सब आपकी टर्न में भी ऐसी चीजें आनी है जो क्लास में जिनका नाम भी नहीं सुना होगा आपने, बट वो एक चीज हुआ करेगी पॉइंट 3 में, 6 में से कोई 1-2 चीज हुआ करेगी, ठीक है,
उसमें जो भी इस वक्त जहन में आ रहा है वो आपने कर देना जी। होमवर्क लिखें। एक तो आपने जो एमसीक्यूज लिया ना फोटोकॉपियर से, उसमें आपने एमसीक्यू नंबर 379 और 13, 16, 17, 379 और 13, 16, 17 जी। इसके बाद आपने थोड़ी IAS 16 के नोट की रिवीजन करनी है। लिखें IAS 16 के नोट की रिवीजन। उसके लिए आपने प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 3 IAS 16 का प्रैक्टिस क्वेश्चंस का क्वेश्चन नंबर 3 और प्रैक्टिस क्वेश्चंस का क्वेश्चन नंबर 8 में ना मिड ऑफ ईयर इवैल्यूएशन है। 8 में मिड ऑफ ईयर इवैल्यूएशन है। ये लिखो जरा होमवर्क आप भी। ओके। इसके बाद पास्ट पेपर्स, इंटेंजिबल्स, पांचवा, छठा, सातवां अभी किया है, छठा भी कल कराया है, पांचवा भी तकरीबन करा दिया है। ठीक है, पांचवा, छठा, सातवां और तीसरा, पांचवा, छठा, सातवां और तीसरा पास्ट पेपर में ये करने हैं। ओके, ये आपका आज का काम है सारा, ये आज ही हो जाएगा। आगे लिखें लीज जी। प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन 49, प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन 49 और 51 रहने दे जी। IAS 12, हाँ जी IAS 12। ये ऐसी ना एक एक सवाल आपको दे रहा हूं ताकि आप फिक्रमंद रहें कि यार ये इसमें ये टॉपिक रिवाइज कर लेता हूं यार। ये ऐसी एक एक सवाल थोड़ा सा जरा दे रहा हूं ताकि आपको होगा यार ये इस अच्छा ये भी था इसमें पॉइंट, यार थोड़ा सा ना जरा रिवाइज करना पड़ेगा ये टॉपिक। IAS 12 का भी इस तरह का एक सवाल कोई लिख ले ताकि अच्छा स्टूडेंट नहीं है वो काट दें। लेकिन ये IAS 16 वाले सवाल जरूर करने हैं प्रैक्टिस के। और IAS 12 के अंदर पास्ट पेपर का क्वेश्चन 6, वैसे तो आपको होमवर्क में दिया हुआ पहले भी, पास्ट पेपर का क्वेश्चन 6। ठीक है जी, आ जाए ले आए भाई।